Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioBytes. So in the last lecture we have already discussed the complete process of photosynthesis, and along with that I also told you about the process of respiration, that how it takes place and how the ATP generates. Okay, it was actually a general overview, or you can say a summary, and in today's lecture we are going to start bioenergetics, the one of the very most important टॉपिक दैट इज द लाइट रिएक्शन. ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन, जो कि आई थिंक सो फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू मे बी इट फील्स लाइक अ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, बट आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए, और साथ साथ आपको जो है कोई भी एमसीक्यूज अगर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप सॉल्व करें तो वो भी हो जाए सॉल्व. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जो है आज हम स्टार्ट करेंगे. एक सिंपल सा जो है सेल बनाएंगे, एंड यू नो दैट कि वो किस सेल की मैं बात कर रही होंगी. इट इज द मेसोफिल सेल. सही है, ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल. और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है? वो है लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन. ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लाइट की मीन्स क्या है, मतलब रोशनी. इट मीन्स कि दिस होल प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट की मौजूदगी में ये पूरा प्रोसेस आपको करना होगा. ठीक है, तो बेसिकली अब होना क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें, मैं बिल्कुल समरी बताकर बात करूंगी कि इसके अंदर हमें करना क्या है. इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ दो चीजें बनानी है. ठीक है, वो कौन सी है? एक तो आपको एटीपी जनरेट करके दिखानी है कि भाई अच्छा आप तो एटीपी जनरेट करके दिखा रहे हो, एक तो वो. दूसरा एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADPH ये बनाना है. ये दो हमारे टारगेट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. ठीक है, आगे चलकर फिर हम जो है इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि हमारा डार्क रिएक्शन होगा. तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? यहाँ तक हमें लाइट रिएक्शन के अंदर जो दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो एक एटीपी बनानी है, दूसरा NADPH बनानी है. इनके साथ साथ दो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से और कब मिलेंगे. बट बिफोर नोइंग दिस आपको ये बस बताना चाहिए कि जो मेन प्रोडक्ट बनने हैं एटीपी और NADPH, और जो है इन्हीं को ही हम आगे कंज्यूम करने वाले हैं डार्क रिएक्शन में. ठीक है, तो चले, तो ये जो हमने बात करी थी कि ये है एक मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स का बताया था. बट यहाँ पर क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ एक ही ऑर्गेनल की जरूरत है, और वो कौन सा ऑर्गेनल है? वो है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही करूंगी, क्योंकि आई टोल्ड यू कि ये बेसिकली क्या था, एक किस्म का बैक्टीरिया था जो कि एंडोसिम्बियोसिस रिलेशनशिप कायम करके किसी और बैक्टीरिया के अंदर रहता था, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना ये एक ऑर्गेनेली में चेंज हो गया. ठीक है, उसके अलावा अब ये क्या था? ये क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज मेसोफिल सेल. आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. ठीक है, अच्छा, तो लास्ट टाइम की तरह जो हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्या था? एक तो ग्रेनम पढ़े थे. ठीक है, और साथ में ये वाला जो पार्ट था उसको हम क्या कह रहे थे? ग्रेनम. एक स्टेक जो था, एक पाइल जो था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का, वो क्या था? ग्रेनम था, और इसको प्लूरली हम क्या कह रहे थे? ग्रेना कह रहे थे. ठीक है, उसके अलावा ये जो एक कॉइन जो था, एक कॉइन, ठीक है, इसको कहते थे थैलाकॉइड. ठीक है, थैलाकॉइड का नाम दिया था, और हमने कहा था कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, जहां पर ये सिक्के सिक्के पड़े हुए हैं, इस ब्लैंक स्पेस को हमने नाम दिया था स्ट्रोमा. ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा था कि ये सारे के सारे थैलाकोइड्स ग्रेना जो हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हैं? कनेक्टेड हैं.
या जुड़े हुए हैं, इनको हमने कहा था स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। अच्छा, कहीं बुक्स में जो है इसको ग्रेना लैमेली भी लिखा गया है। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन का काम जो होने वाला है वो बेसिकली किस पोर्शन में होगा। तो आज हम सिर्फ एक ये जो स्टेक है, ये जो एक लेयर है, ये एक कॉइन है ना, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल जूम इन करके थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरह से इसके अंदर एक पूरा जो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन जो है वो होता है, और किस तरह से यहाँ से एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब जूम इन कर लेते हैं। चले जी, तो मैंने क्या करना है अभी, अगेन एक बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाना है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट बनाना है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर अभी क्या बनाना था मुझे, एक कॉइन की तरह स्ट्रक्चर बनाना है। मान लेते हैं कि ये ही वो कॉइन है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये कॉइन क्या है, बेसिकली ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है वंस अगेन, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको वही स्ट्रोमा कहते हैं। बस हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सी थैलाकोइड जो था ना, जिसको हम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कह रहे थे, उसको हमने बस थोड़ा सा मजीद जूम इन कर लिया है। ठीक है, जब हमने जूम इन किया तो हमने देखा कि ये जो है ना, यहाँ पर इसके अंदर मजीद दो हिस्से थे। ये क्या है, थैलाकोइड है। मैं इसको थोड़ा सा शेड करके आपको शो करना चाहती हूँ। चलें जी, इसको ऑरेंज से शेड कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये जो ऑरेंजिश पार्ट है, ठीक है, ये जो ऑरेंजिश पार्ट है ये क्या है, ये है थैलाकोइड। थैलाकोइड है ये पूरा का पूरा, इवन ये सेंटर वाला पार्ट भी थैलाकोइड ही है, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये हिस्सा थैलाकोइड का ही है, बट स्टिल भी। चले पीछे मैं आपको ये फिर से दिखा देती हूँ। ये जो है एक सिर्फ सिक्का जो है, गोल्डन कलर का सिक्का होता है ना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हम जैसे कहते हैं, तो ऐसे ही मैं क्या करूं, उसे एक जो है इसमें से उठाकर मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है। क्या देखा है कि ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो है ब्लू कलर का, मैं इसको थोड़ा सा शेड दे देती हूँ, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्ट्रोमा है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स जो हैं, आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल रफ सा मैं इसको शेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है वो थैलाकोइड है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये जो सेकंड पार्ट है, ये वाला सेंटर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन कहते हैं, बड़ी काम की चीज है ये ल्यूमेन भी। और ये जो येलो वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थैलाकोइड। क्या कहते हैं, थैलाकोइड। आई होप यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि भाई थैलाकोइड किससे बना हुआ होगा। थैलाकोइड जो है बेसिकली किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड की लेयर्स का बना हुआ होता है। जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पता होगी कि वो किस तरह से फॉस्फोलिपिड उसके साथ अटैच होते हैं, फॉस्फेट होता है और ये लिपिड की लेयर्स होती हैं दो, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ये जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन है इसकी, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होगी। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होगी, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब कहा यह जाता है कि ये जो थैलाकोइड होता है उसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट, जस्ट ये हो गया यहाँ पर आपकी लिपिड की बाइलेयर, ये हो गई फर्स्ट वाली लेयर।
अब डेफिनेटली यहां से भी आपको पता है कि एक लेयर होगी, ठीक है। अच्छा, अब कहा क्या जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके पास जो है थैलाकोइड हमेशा कुछ पिगमेंट्स रखता है। अब हमेशा समझ सुनते हो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, इतने ज्यादा पिगमेंट्स हैं। तो भाई वो इतने ज्यादा पिगमेंट्स होते कहाँ हैं इस क्लोरोप्लास्ट में? ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा अभी क्लोरोप्लास्ट का, कि इसके अंदर मैंने कहीं पर भी क्लोरोफिल का नाम लिया था, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या मैंने यहाँ पर एक भी नाम लिया क्लोरोफिल का? नहीं लिया। तो एक्चुअली कलर ग्रीन कलर जो है, क्लोरोफिल जो है वो एग्जिस्ट करता कहाँ पर है? तो वही बताने जा रही हूँ कि ये जो थैलाकोइड है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, येलो वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ क्लस्टर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या पड़े होते हैं? क्लस्टर्स पड़े होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे एम्बेडेड होते हैं, ऐसे ऐसे। इसके अंदर क्या पड़े होते हैं? बहुत सारे क्लस्टर्स पड़े होते हैं। क्लस्टर हम कहते हैं ग्रुप को या गुच्छे को, जहां पर बहुत सारे कलर के गुच्छे पड़े हों, बंडल्स पड़े हुए हों, ठीक है। अब इन्हीं क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स कॉल्ड फोटोसिस्टम। इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को क्या कहा जाता है? फोटोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फोटोसिस्टम कहा जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना यही चाहती हूँ, इस फोटोसिस्टम वाले जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं कि ये इसके अंदर पिगमेंट्स होते किस टाइप के हैं। अब होता क्या है, पिगमेंट्स इसके अंदर येलो कलर का भी हो सकता है, जिसको हम ज़ैंथोफिल कहते हैं, ठीक है। इसके पास पिगमेंट ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए है जो है। इसके पास पिगमेंट ब्लू कलर का भी हो सकता है। इसके पास पिगमेंट ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। बहुत ज्यादा पिगमेंट्स इसके पास हैं, ठीक है। बट अरेंजमेंट किस टाइप की है? अब थोड़ा सा इस फोटो सिस्टम को हम जूम करके देखते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई कि हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? लाइट रिएक्शन स्टार्ट किया था। ये लाइट रिएक्शन तभी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इट मीन्स के आपको सन भी बनाना होगा, ठीक है। सन, यहाँ पर सन प्रेजेंट है तभी तो लाइट रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा। जैसे लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पर थैलाकोइड जो है, ये जो थैलाकोइड ये येलो येलो से मैंने शो किए हैं, इसी थैलाकोइड को फिर मैंने आगे चलकर शो किया है पीछे। अब यहाँ पर ये क्या जो है, ये स्टार्ट किया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के ये पार्ट्स जो है ये थैलाकोइड है, और ऐसे बहुत सारे थैलाकोइड्स जो होंगे उसको हम ग्रेनम कहते हैं या ग्रेना कहते हैं अगर प्लूरल हो तो। बीच में ये क्या है? ये स्ट्रोमा लैमेली है, ठीक है। उसके अलावा ये जो व्हाइट वाला पार्ट था इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो स्क्वायर वाला है ये पूरा क्या है? मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने कहा कि चलो ये देख लेते हैं, एक ही थैलाकोइड को थोड़ा सा जूम करके क्लोरोप्लास्ट में देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि थैलाकोइड जो है वो एक बहुत बड़ी जो है लिपिड बायलेयर्स के साथ बना हुआ होता है। लिपिड बायलेयर में मतलब फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, और उसके बीच में क्या मौजूद है? बहुत सारे फोटोसिस्टम मतलब क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम कहते हैं। फोटोसिस्टम के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब हमें क्या देखना था कि इसकी अरेंजमेंट देखनी थी, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लूइश पार्ट मैंने बताया था ये क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट है। और एक ही सिर्फ मैंने थैलाकोइड को जूम इन किया था, ये जो येलो वाला जो पूरा पार्ट है ये है थैलाकोइड है। और ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है ब्लू कलर का, इसको हमने क्या कहा था? ल्यूमेन कहा था, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है
इसको हमने क्या कहा था, ल्यूमेन कहा था। ये आ गया ल्यूमेन, ठीक है। इस ल्यूमेन की बड़ी इंपॉर्टेंस थी जो कि मुझे आगे चलकर पूरी समझानी है। चले नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं इसी फोटो सिस्टम पर। अब एक फोटो सिस्टम को थोड़ा सा मजीद जूम करके देख लेते हैं। चलें जी, थोड़ा सा फोटो सिस्टम पर बात कर लेते हैं। अब फोटो सिस्टम जो होते हैं, फोटो सिस्टम्स, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, जहां पर क्या मौजूद हो, बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद हो, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। अब एक फोटो सिस्टम किस तरह से दिखेगा, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये एक फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये वाला एक पिगमेंट ज़ैंथोफिल आप जिसको कहते हो, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर ज़ैंथोफिल मौजूद होगा, कहीं पर यहाँ ज़ैंथोफिल मौजूद होगा। इसी तरीके से ही इसे ये वाला कैरोटीन कह सकते हैं और ये वाला जो है ज़ैंथोफिल है, ठीक है, ये बिल्कुल येलो है, ये येलो कलर का जो पिगमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, क्या होगा ग्रीन कलर के कुछ पिगमेंट्स मौजूद होंगे, इस तरह से जैसे मैं अभी अरेंजमेंट बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ऐसे इतने ज्यादा पिगमेंट्स ऐसे बने हुए होंगे, बहुत ज्यादा पिगमेंट्स, ठीक है। और कहीं पर जो है ब्लू कलर का पिगमेंट भी मौजूद होगा, ब्लूइश ग्रीनिश पिगमेंट, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। इन सब पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्या कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। इन सब पिगमेंट्स को क्या कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं, हेल्पिंग पिगमेंट्स है। अब मैं वो बताती हूँ कि वो किस तरह से हेल्पिंग है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करेंगे, ये सब के सब गुलाम है, ठीक है, ये सब के सब जो पिगमेंट्स है ना, ये गुलाम है। यहाँ पर बीच में सेंटर में, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में एक बहुत बड़ा पिगमेंट मौजूद होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा क्लोरोफिल ए मौजूद होगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्योंकि ये किंग ऑफ ऑल द पिगमेंट्स है, ठीक है, बादशाह है, तो उसको मैं क्या कर देती हूँ, ताज पहना देती हूँ, किंग है क्योंकि ये, ठीक है, ये किंग है। ये सारे के सारे क्या है, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये सब के सब गुलाम है। और ये जो है कौन है, यहाँ पर सेंटर पे सीट पे कौन बैठा हुआ होगा, क्लोरोफिल ए बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शो भी कर देती हूँ क्लोरोफिल ए, हमेशा सेंटर में क्लोरोफिल ए ही होगा, यकीनन हमेशा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो साइड में जो पेरिफेरी या पेरिफेरल एरिया में, ये जो निचला इस पार्ट है, पेरिफेरल एरिया में जो भी पिगमेंट्स होंगे उसको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। और इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये जो सेंटर में जो नवाबजादे बैठे होंगे पिगमेंट, उसका नाम है रिएक्शन सेंटर। क्या नाम होगा इसका, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देख रहे थे, हमें सिर्फ ये देखनी है कि अरेंजमेंट किस टाइप की हुई है, एक फोटो सिस्टम के अंदर किस तरह से पिगमेंट्स अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर कैराटीन, ज़ैंथोफिल और जो है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेंटर में मौजूद होगा क्लोरोफिल ए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। होता क्या है, एक्सेसरी क्यों कहा है, हेल्पिंग पिगमेंट क्यों कहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल सनलाइट जो है, यहां से सनलाइट है वो गिर रही है, ठीक है,
उनमें से व्हाइट लाइट में से कुछ पार्ट जो है विजिबल लाइट का, कुछ पार्ट जो है वो तो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट जो है जैसे इंफ्रारेज, यूवी रेज, वो तो हमारे किसी काम के नहीं होती है ना कि फोटोसिंथेसिस के काम की होती है। तो फिर सिर्फ व्हाइट लाइट को या जो विजिबल लाइट के कुछ पार्ट को ये गेन करने के लिए ये हमारे जो है किस काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए सिर्फ ग्रीन पिगमेंट चाहिए सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या बाकी के कलर हम जाया कर दें लाइट के अंदर से? तो उन्हीं लाइट की वेवलेंथ को ट्रैप करने के लिए हमारे पास इतने ज्यादा ये जो साथी हमारे पास मौजूद हैं, ये इसको क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहां से लाइट गिरी, ठीक है, पिगमेंट्स पे गिरी, तो क्या ये डायरेक्ट क्या हम क्लोरोफिल ए को दे देंगे? क्लोरोफिल ए को हम डायरेक्ट नहीं देंगे। सनलाइट कभी भी डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पे नहीं गिरेगी। तो होता क्या है, अमूमन ये होगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लाइट जो है कैरोटीन ऑरेंज कलर जो है उसके पास गई है, ठीक है, फिर उसने एनर्जी लाइट जो है वो ट्रांसफर की किसको, क्लोरोफिल बी को ट्रांसफर की। इसी तरीके से सारे पिगमेंट्स में से लाइट जंप कर करके इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी जो है जंप कर करके फाइनली किसको जाकर पहुंचेगी, फाइनली जाकर पहुंचेगी क्लोरोफिल ए को। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी टीचर ने आपको असाइनमेंट का कहा होता है और आप सब के सब असाइनमेंट्स जो है किसको जाकर देते हो, हैंड ओवर करते हो, वो टीचर को दे देते हो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ही सनलाइट आएगी तो उसका जो फोटॉन्स होगा, जो एनर्जी, सबसे पहले एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और देन सारी एनर्जी ये गेन कर करके फाइनल जो है वो किसको पहुंचा देते हैं, क्लोरोफिल ए को पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब इस सब से क्या फायदा होगा, इस सब से फायदा ये होगा कि क्लोरोफिल ए हो जाएगा एक्साइटेड, और एक्साइट जैसे ही हो जाएगा तो इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो क्या हो जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल से क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर देंगे। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। अभी हाई एनर्जी लोअर एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को फिलहाल तो रखो साइड पर, जस्ट लेट मी नो कि ये फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है या नहीं आया, कि ये ग्रीन कलर का ये क्या मैंने अभी बनाया था, ये फोटो सिस्टम बनाया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम के अंदर अरेंजमेंट देख रहे थे कि बच्चा भाई ये किस तरह से पिगमेंट्स अरेंज है, थोड़ा सा हम उसकी सेटिंग चेक कर रहे थे और फिर हमें पता चला कि अच्छा ये लाइट का ये जो फोटोन है वो जाता है, एक पिगमेंट में जाता है, फिर दूसरे पिगमेंट में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, ऐसे कर करके फाइनली जाकर क्लोरोफिल ए जो हमारा किंग ऑफ द पिगमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस उसके पास जाता है एंड देन वो डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये जो फोटो सिस्टम वगैरह है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया था अभी क्लोरोप्लास्ट का, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपके पिगमेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे फोटो सिस्टम्स होंगे, एक ये फोटो सिस्टम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे फोटो सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। अब हमें ये देखना है कि फोटो सिस्टम स्टार्ट तो हो गए, अब स्टार्ट होने के बाद क्या होगा। ठीक है, अब उस प्रोसेस के पास हम चलते हैं। हमें बात करनी है, अभी हमें बात करनी है कि यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं डार्क ग्रीन से शो करना चाहती हूँ, ये हमारा शहनशाह क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है और साइड में बाकी एसेसरी पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, और इन द सेम वे यहाँ पर भी बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, पिगमेंट्स हैं ऐसे, और ठीक है इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, ठीक है, अब हमें इस पे बात करनी है। ये जो फोटो सिस्टम है, एक ऐसे बहुत सारे फोटो सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं
कि ये वाला जो फोटो सिस्टम है वो है PS2 फोटो सिस्टम 2 और इसको हम कहते हैं PS1। ठीक है, PS2 PS1 बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम पहले PS1 लिखें फिर PS2 लिखें। बेसिकली यहाँ पर जो है हमने इसको ऐसे ही नाम दिया है, सच देयर इज नो एनी रीजन कि ये PS1 या PS2 होता, बस ये PS2 है क्योंकि ये वाला जो है इन दोनों के दरमियान बेसिकली कुछ सिर्फ प्रोटीन्स का डिफरेंस है, जो कि मैं आपको आगे चलकर अभी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस था मैन। इनके अंदर बस कुछ प्रोटीन्स का डिफरेंस है जिसकी वजह से। और ये PS2 जो है अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे इसी वजह से इसका नाम PS2 रखा गया था, और ये बाद में डिस्कवर हुआ था इसकी वजह से PS1 डिस्कवर इस नाम रखा गया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों PS2 और PS1 इनको लेकर मैं अब जो है नए तरीके से थोड़ा इसके अंदर में बताऊंगी कि अब जब लाइट जाएगी, सनलाइट गिरेगी, जैसे मैंने अभी अपनी बात अधूरी छोड़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा, ये जो क्लोरोफिल ए है वो एक्साइटेड होने के बाद क्या करेगा, उसकी आगे की कहानी क्या है अब उसकी हमने वो देखनी है। ठीक है, PS2 और PS1 इन दो नो को मैं आगे चलकर सेपरेटली बनाऊंगी। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि ये सारे के सारे फोटो सिस्टम्स कहाँ पर मौजूद होंगे, ये थैलाकोइड में ही होंगे, और थैलाकोइड के बाहर क्या मौजूद होगा, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा और उससे भी बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चले तो अब जो है मैं इसको सेपरेटली अब बनाऊंगी। चले, ये जो है अब मैं क्या करती हूँ, once again I am going to draw ये एक फोटो सिस्टम है, बस थोड़ा सा छोटा करके बनाऊंगी। ठीक है, इस का नाम है PS2। ठीक है, और एक और जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगी जो है PS1। ठीक है, PS1 है ये PS1। PS2 जो होता है इसको P680 भी कहा जाता है, और जबकि PS1 जो है इसको P700 भी कहा जाता है। अब P680 P700 से क्या मुराद है, इट मींस कि ये जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर की लाइट की जो है उसको अब्सॉर्ब कर सकता है, और P700 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट की जो वेवलेंथ है उसको अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये PS2 था। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम का दूसरा नाम P680 भी कहते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसको हम कहते हैं PS1 कहते हैं क्योंकि ये जो है P700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब इसका काम सिंपली ये था कि PS2 जो है जैसे ही लाइट एनर्जी सनलाइट इसको मिलती है तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सारी की सारी एनर्जी जाकर किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्लोरोफिल ए जो है ये इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी शेल्स को छोड़कर हाई एनर्जी लेवल्स पे चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चले जाते हैं और जाकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2, क्योंकि ये PS2 के इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ही करेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको यहाँ पर स्टिल भी मजा नहीं आता, वो चाहते हैं कि नहीं मैं अपने घर जाऊं, बट अब बात ये है कि ये जहां से निकले थे ना इलेक्ट्रॉन्स ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये गुम हो गए सो गुम हो गए। अब होगा क्या कि ये PS2 के इलेक्ट्रॉन्स चले गए PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 के पास। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, प्रोटीन कैरियर्स के थ्रू, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये ट्रेवल करते 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 क्या करेंगे, फाइनली जाकर PS1 तक पहुंच जाएंगे। अब रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अभी ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए, प्लास्टोक्विनोन के पास चले गए। प्लास्टोक्विनोन कहता है कि नहीं भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन तुम रखो, ये मैं नहीं रख रहा। फिर साइटोक्रोम अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायनिन के पास जाकर दे देता है। वो कहता है कि नहीं भाई मैं भी नहीं संभाल सकता,
तो फाइनली प्लास्टोसियानिन क्या कहता है कि चलो ठीक है, ये मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं जाकर PS1 को दे देता हूँ। अब होता क्या है कि इसके पास तो अब खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास तो खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके पास भी तो सनलाइट गई थी, जब सनलाइट एक PS2 के पास गई थी, फोटो सिस्टम 2 के पास गई थी, तो क्या सनलाइट PS1 के पास नहीं गई होगी? डेफिनेटली गई होगी। इसके साथ भी ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स इतने एक्साइटेड हो गए इतने एक्साइटेड हो गए कि इसने क्या किया, क्लोरोफिल ए को जाकर अपनी एनर्जी दे दी। जो भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है इसको दे दी, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए ने भी वही गलती की जो कि PS2 ने की थी, उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए थे, एक्साइट करके कहां भेज दिए, प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 था तो ये PS1 का कौन सा होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। ठीक है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, 1 को दे दिए। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसके जो इतने PS2 के, फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इतने जंप कर करके इलेक्ट्रॉन खेलते 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 कहां तक पहुंच गए, PS1 के पास क्या हो गए, क्योंकि PS1 के अपने इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए PEA1 के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास चले गए। तो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की बच गई जगह, क्योंकि अब इनके अपने बच्चे तो चले गए, इलेक्ट्रॉन जो थे इनके बच्चे थे वो तो चले गए, अब यहां पर इनकी वैकेंसी हो गई। अब क्या होगा, अब होता क्या है कि प्लास्टोसियानिन जो आ रहा है इतने टाइम से इलेक्ट्रॉन जंप करवाकर, वो कहता है कि अच्छा चलो भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आप रख लो, PS1 को कह देता है। ठीक है, PS1 को कहता है कि ये लो आप इलेक्ट्रॉन रख लो, और फिर जो है अब अगेन यही होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये वापस से ये फिर से PA1 को भेज देगा। ठीक है, ये पूरी जो साइकिल चलती रहती है, ये जो साइकिल है Z की तरह एक जिगजैग लाइन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं इसको। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या था, ओवरऑल प्रोसेस ये था कि ये PS2 है, ये PS1 है, इसको जैसे ही सनलाइट मिली, लाइट से प्रोटॉन मिला, सनलाइट से क्या मिला, तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स एक्साइटेड हो गए। डायरेक्ट सनलाइट क्लोरोफिल ए को हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये एनर्जी लेवल चेंज करके सारी एनर्जी जाकर क्लोरोफिल ए को दे दी। क्लोरोफिल इतना एक्साइटेड हुआ कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ही इसने क्या कर दिए, भेज दिए। एक्साइटमेंट में इसने इलेक्ट्रॉन भेज दिए, कहां पर भेज दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 के पास भेज दिए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 के से इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहे थे, फिर उसने क्या किया, एक प्रोटीन्स जो थी, 3 प्रोटीन्स थी, उनको दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली प्रोटीन आती है प्लास्टोक्विनोन आती है, फिर उसने मजीद इलेक्ट्रॉन्स अपने साइटोक्रोम को दे दिए, साइटोक्रोम ने मजीद अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन को दे दिए। ठीक है, ऐसे करते 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 जब तक यहाँ पर भी ये क्या हुआ था, इस यहाँ पर भी सनलाइट गिरी हुई थी, यहाँ पर भी सनलाइट स्ट्राइक हुई थी, और सारे के सारे यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो गया था और अपने इलेक्ट्रॉन भेज दिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास। ये जब पूरा प्रोसेस हो गया तो अब होता क्या है कि इसके पास थोड़ी सी जगह बच गई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब क्या करता है प्लास्टोसियानिन, अपने ही इलेक्ट्रॉन जो कि PS2 से घूम घूम कर आए थे वो आकर यहाँ पर डोनेट कर देता है। ठीक है, तब तक क्या होता है, अब होगा क्या, अब होता ये है कि जैसे ही इसने जब अपने वाले इलेक्ट्रॉन जो भेजे हुए थे, इसने अपने PS1 के पास जो अपने ओरिजिनल थे, जो कि सनलाइट जब गई थी वो वाले जो इलेक्ट्रॉन इसने भेजे थे, इसने पता है क्या किया, इसने सिर्फ एक काम किया, इसने एक प्रोटीन ढूंढी, बिल्कुल जैसा ही काम किया जैसे PEA2 ने किया था। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ने जैसे किया था कि उसने प्रोटीन को, किसी और प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन दान कर दिए थे, यहाँ पर भी बिल्कुल यही होगा। यहाँ पर भी एक प्रोटीन आती है फेरिडोक्सिन, जिसका नाम है फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन नाम की एक प्रोटीन आती है, बड़ी आला नाम की है। ठीक है, इसका काम इतना नहीं है कि वो फैलाती रहे इलेक्ट्रॉन्स को, ये संभाल लेती है थोड़ी देर के लिए। फिर क्या करेगी, फिर ये स्ट्रोमा में जाती है। ये स्ट्रोमा कौन सा वाला स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से NADP को बुलाती है। ठीक है, NADP बेचारा बेहाल फिर रहा था, वो जा रहे, NADP हमेशा हाइड्रोजन की तलाश में होता था, इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता था, तो NADP जो है
वो आता है, इस FD कहती है कि ये लो भाई तुम्हारे लिए मैं इलेक्ट्रॉन लाई हूं। तो अब क्या हो जाएगा, NADP क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना देगा, NADPH बना देगा। क्या बना देगा, NADPH बना देगा। इफ यू रिमेम्बर, शुरू शुरू में मैंने आपको कहा था कि हमें इस पूरी साइकिल में दो चीजें बनानी है। एक हमें बनानी थी ATP, दूसरी बनानी है NADPH बनानी है। ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने यहां से गेन करके हाइड्रोजन आयन भी गेन कर लिया था। कहां से गेन किया हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोमा से गेन कर लिए थे। ठीक है, स्ट्रोमा में बहुत ज्यादा आयन्स हैं। ठीक है, ये तो बन गया NADPH। ठीक है, वैसे NADP अकेला ऐसे ही घूम रहा था। अब NADPH क्या करेगा, आगे चलकर डार्क रिएक्शन में जाकर ये हाइड्रोजन आयन फिर से खो देगा और बेचारा वापस खाली आते यहाँ पर लाइट रिएक्शन में वापस आ जाएगा। फिर से फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और फिर से NADPH में चेंज हो जाएगा और फिर से ये डार्क रिएक्शन में जाएगा। इसका काम सिर्फ यही है। ठीक है, अब होगा क्या, अभी हमने ATP नहीं बनाई, NADPH2 तो हमें समझ में आ गया। ATP अभी तक हमने जनरेट नहीं की, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब ATP के लिए हमें क्या करना है, अब होता सिंपली ये है कि प्लास्टोक्विनोन, ये जो फॉर एग्जांपल मैं ये बना रही हूँ, इसको पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा मजीद ओपन करके यहाँ पर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये एक थैलाकोइड है। ठीक है, ये क्या है, ये थैलाकोइड है। थैलाकोइड के सेंटर में एक स्ट्रक्चर था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, ल्यूमेन कहते हैं। इस ल्यूमेन में हमें बहुत सारा हाइड्रोजन प्लस आयंस जमा करना है। इतना जमा करना है, इतना जमा करना है कि बाहर स्ट्रोमा जो है हमारा, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, बाहर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का बाकी का हिस्सा जो है जिसमें हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये तो क्लोरोप्लास्ट है, पूरा का पूरा ये वाला पूरा हिस्सा क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा हो गया खाली। स्ट्रोमा में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करनी है, लो करनी है। इतने आयंस जमा करने हैं ल्यूमेन के अंदर, थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर इतने हाइड्रोजन जमा करने हैं कि बाहर कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो जाए, कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, इतना लो हो जाए। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही तरीके से अब यहाँ पर होता क्या था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था हायर एनर्जी लेवल से लोवेस्ट एनर्जी लेवल तक। ठीक है, यहां से एनर्जी लेवल हाई हो गया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एनर्जी लेवल हाई हो गया था। फिर उसके पास क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल जो है प्लास्टोक्विनोन के पास जैसे ही गया तो एनर्जी इसकी थोड़ी सी क्या हो गई, रिलीज हुई, जिसको मैं अभी येलो से शो करना चाहूंगी। ठीक है, ये एनर्जी इसकी रिलीज हुई। फिर इलेक्ट्रॉन इसके प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में गए तो एनर्जी रिलीज हुई। फिर साइटोक्रोम से गए तो प्लास्टोसियानिन के पास गए तो एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी कहाँ चली गई, क्या हमने ये एनर्जी जाया कर दी? ये एनर्जी हमने जाया नहीं की, ये एनर्जी हमने यूटिलाइज की है। किसकी, कैसे यूटिलाइज की है कि ये जो सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हम क्या करते जाएं, फिलअप करते जाएं पंप के साथ, प्रोटॉन पंप के साथ हम क्या करें, ल्यूमेन में भरते जाने हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ एक और मजीद प्रोसेस होता होगा। आपको पता है कि रूट्स में से पानी भी इंटेक हो रहा है, ऐसा ही है। अब पानी जो है कहां पर आकर, ल्यूमेन के अंदर वाटर आएगा। वाटर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगी रिलीज बाहर की तरफ, जो कि हमारे सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन आती है, ब्रीद इन करते हैं जो ऑक्सीजन, वो बेसिकली इस प्रोसेस से आएगी, यहां से ऑक्सीजन आएगी। और ये जो इसके हाइड्रोजन प्लस जो आयंस थे ना, वो यहाँ पर अंदर रह जाएंगे, कहां पर, ल्यूमेन के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स कि आप कह सकते हो यहाँ पर फोटोलाइसिस का प्रोसेस भी साथों साथ चल रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब फोटो मीन्स लाइट की मौजूदगी में टूटना,
किसका टूटना? पानी का टूटना। जब ये ब्रेक डाउन होगा वाटर का ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई जो कि आपने एनवायरनमेंट को दे दी, ऑक्सीजन बाहर चली गई और जो सेंटर में हमारे पास मौजूद हो गया, ल्यूमेन के अंदर मौजूद है, वो है खाली क्या मौजूद है? हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस है, इतने यहाँ पर जमा करने हैं ताकि आपको क्या मिले। अच्छा, इसके साथ साथ जब हमने H2O को ब्रेक डाउन किया तो इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या किया? अब थोड़ा सा पीछे चले, यहाँ पर PS2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो आपने एक्साइटेड करके वो तो A2 के पास चले गए। तो अब यहाँ पर जो खाली एक वैकेंसी बच गई थी, ठीक है, यहाँ पर एरिया खाली हो गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कौन देगा? ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वाटर को के तोड़ने की मदद से यहाँ से आए थे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन आपके अलग से रिलीज हो गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जस्ट एक जनरल आइडिया है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपने किसको दे दिए? इसको दे दिए, PS2 को दे दिए, PS2 ने फिर से Pa2 को दे दिए, Pa2 ने अगेन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसायनिन को भेज दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स। फिर से क्या हुआ था, तब तक जो इसके भेजे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे वो PS1 के पास जो मौजूद थे वो भी इसने खुशी में Pa1 को दे दिए, जिसके बना क्या था? NADP बना था। NADP को बुलाकर इसने NADPH बना दिया था। फिर से यहाँ पर वैकेंसी हो गई, इसने क्या किया? वाटर टूटा, फिर से वाटर टूटा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे भेज दिए, तब तक इसने ये वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अपने फिर से भेज दिए। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसको मिलते रहेंगे PS2 को। इलेक्ट्रॉन्स के बगैर इनको खाली नहीं रखना। ठीक है, तो ये जो Z की तरह एक जिगजैग लाइन आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं Z स्कीम कहते हैं। ठीक है, इस पूरे पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the zigzag motion is called Z scheme. इसको हम कहते हैं Z scheme। अब यहाँ तक तो हमने पूरा वो पढ़ लिया कि भाई NADPH भी बन गया, हमें ये पता चला कि पानी भी हमने ब्रेक डाउन कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी भी ATP अभी तक हमने नहीं जनरेट किया कि व्हाट इज द मैटर एक्चुअली। ठीक है, अब हुआ क्या था, याद करें कि जैसे ही यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में ये ल्यूमेन है सेंटर में, ठीक है, ये मैंने बनाया है PS2 बनाया है और ये बनाया है PS1 बनाया। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, एक Z की तरह निकले थे। ठीक है, और यहाँ PS1 जो था उसको इलेक्ट्रॉन्स जाकर मिले थे। ठीक है, सही था, PS1 के पास इलेक्ट्रॉन मिले थे और PS1 ने भी क्या कर दिया था? भेज दिए थे बाहर। यहां से क्या मिला था? NADPH मिला था जब। ठीक है, यहां से अब क्या हुआ? स्ट्रोमा से, ये जो स्ट्रोमा है वहां से क्या हुआ? स्ट्रोमा से जब एनर्जी हाइड्रोजन प्रोटॉन्स कम हुए, जब कम हुए NADP की वजह से, तो क्या हुआ? यहाँ पर अंदर जो है प्रेशर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का या आयंस का वो क्या हो गया? कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे ही बढ़ गई, जैसे एक जेल में कैदी बढ़ जाए और फिर वो धक्का मारकर जो है ऐसे निकल जाए, ठीक है, प्रेशर से निकले, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन के चैनल्स मौजूद हैं जो कि जैसे ही कंसंट्रेशन बाहर स्ट्रोमा में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, द मोर द concentration of H plus ions becomes low in the स्ट्रोमा में जैसे ही कंसंट्रेशन लो हो जाएगी H प्लस आयंस की। क्यों लो हो गई? क्योंकि आपने हाइड्रोजन जो यहाँ पर फ्री मौजूद थे वो तो आपने NADP को चिपका दिए। ठीक है, वो तो NADPH बन गया अब उससे, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो लो इन द स्ट्रोमा, अब स्ट्रोमा में तो लो हो गए। फिर क्या हुआ? देन inside the lumen the concentration of H plus ions becomes high। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई हो गई। जैसे ही हाई हुई, यहाँ पर इसके प्रोटीन चैनल्स जो हैं
यहाँ पर एटीपी सिंथेटेस मौजूद है, एक एंजाइम है एटीपी सिंथेटेस एंजाइम मौजूद है। जैसे ही प्रेशराइज प्रोटीन चैनल ओपन हो जाएंगे, जब स्ट्रोमा में, ये तो थैलाकोइड है पूरा, और ये जो बाहर क्या, ये जो है वो क्या बना है, वो क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर से जैसे ही आपका ये जो है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कम हो जाएगी, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन निकलकर प्रोटीन चैनल से निकलकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे, वापस स्ट्रोमा में आ जाएंगे, ठीक है। वापस कहां पर आ जाएंगे, स्ट्रोमा में आ जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन आते आते जो प्रेशर से आएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो रिलीज होगी। यहाँ पर अगेन मैं येलो से शो करूंगी, एनर्जी रिलीज हुई। अब इस एनर्जी का फायदा उठाएगा कौन, एटीपी सिंथेटेस फायदा उठाकर क्या करेगा, यहाँ पर फ्री का क्या पड़ा हुआ था, फॉस्फेट पड़ा हुआ था, फॉस्फेट पड़ा हुआ था, और साथ में यहाँ पर एडीपी पड़ा हुआ था। इस एनर्जी को गेन करके एटीपी सिंथेटेस क्या कर देता है, एडीपी को फॉस्फेट के साथ, फ्री फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है, और यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर एटीपी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा टारगेट था, ठीक है। एटीपी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसेस। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके बताऊं कि क्या अभी तक हमने किया। अभी तक हमने क्या देखा कि ये एक पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के सेंटर के अंदर ये जो है ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, थैलाकोइड्स भी बनाने थे, ठीक है, एक थैलाकोइड बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये एक बड़ा सा जूम इन किया हुआ मेरा थैलाकोइड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हुआ था। ये क्लोरोप्लास्ट है। इस एक थैलाकोइड को, ये एक थैलाकोइड को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन किया है, देखा है कि अंदर से ल्यूमेन नजर आ रहा था, यही वाला ल्यूमेन है अंदर। ये क्या है, थैलाकोइड है, ठीक है, ये क्या है, थैलाकोइड है। अब इसमें से क्या फायदा हुआ, ल्यूमेन में H+ आयंस इतने बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे, और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, कम हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल अंदर 6 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, फॉर एग्जाम्पल है, अंदर से 6 थे, तो यहाँ पर 1 2 3 है बस, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो गई बाहर स्ट्रोमा में, यहाँ पर स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गई, और फिर ल्यूमेन में बढ़ गई थी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की, और फिर जैसे ही ये प्रोटीन चैनल से बाहर निकलते हैं तो स्ट्रोमा में उसी से ही एटीपी जनरेट होती है, क्योंकि एटीपी सिंथेटेस क्या कर देता है, एटीपी सिंथेटेस क्या कर देता है, फ्री फॉस्फेट को मिला देता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट, दो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है, तीसरा फॉस्फेट ये मिल गया था एटीपीएस एंजाइम की मदद से, तो यहाँ पर एटीपी बन गया था, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गए थे, तो ये यहाँ पे स्ट्रोमा में जनरेट हो गया था। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर थैलाकोइड में PS2 था और PS1 मौजूद था। PS1 की वजह से स्ट्रोमा में हमें NADPH2 मिला था। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ये वाला जो पूरा प्रोसेस था वो लाइट रिएक्शन था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें स्टार्ट करना होगा डार्क रिएक्शन, जो कि इंतहाई आसान है। डार्क रिएक्शन का मकसद ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगा, बट ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के ये वाला जो पोर्शन है थैलाकोइड्स हैं, ठीक है। अभी तक आपने स्ट्रोमा, ये वाला जो ब्लैंक स्पेस, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अभी आपने एटीपी रिलीज की जो बनी थी अभी, और स्ट्रोमा के अंदर ही बेसिकली अभी NADPH2 रिलीज हुए थे। अब यहीं पर ही इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं और डार्क रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।